आप सबको भी यही लगता है ना कि बायोलॉजी तो रटने का सब्जेक्ट है। मुझे पता है सब ऐसा ही सोचते हैं, स्पेशली जिन्होंने इसको अच्छे से नहीं पढ़ा है। तो आपके इसी भ्रम को आज हम तोड़ेंगे इस लाइव प्रोसेस के सेशन के साथ। बट चिंता मत करो, हम पूरा लाइव प्रोसेस नहीं पढ़ने वाले हैं। अभी जो टाइम है आपका, ये एग्जाम कुछ ही दिनों दूर है, कुछ महीनों दूर है ना। तो हम पूरा चैप्टर नहीं पढ़ने वाले। ये जो टाइम होता है ना, इस टाइम पे आपको करनी होती है क्वेश्चन की प्रैक्टिस। पढ़ने का टाइम हो गया, क्योंकि वैसे भी सिर्फ इसलिए नहीं कि अभी टाइम कम है, वैसे भी कोई भी एग्जाम में एक बच्चा एवरेज से अबव एवरेज तभी होता है कि उसको आता कितना है, उससे ज्यादा मैटर करता है कि वो एग्जाम में कैसे उसको दिखाता है, कैसे उसको परफॉर्म कर पाता है। तो इसीलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है, आप बोल सकते हो गेम चेंजर होता है बच्चों के लिए। ठीक है, तो आज हम लाइव प्रोसेस के क्वेश्चंस करेंगे, कुछ कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगी कि क्यों इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना। लेकिन देखो, आपकी जो प्रिपरेशन की जो एक जर्नी होती है, उसमें 50% हम साथ में चलते हैं, बाकी का 50% आपको अकेले निभाना है। तो उसके लिए आपको भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, टेस्ट देने की जरूरत है, क्योंकि टेस्ट दोगे तो पता चलेगा अरे मेरी कमजोरी कहाँ पे है। तो हम तो कुछ क्वेश्चंस करेंगे, डोंट वरी, लेकिन उसके बाद आपको भी जाके क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन कहाँ से करने हैं, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे जाके इस चैप्टर से रिलेटेड टेस्ट बनाया हुआ है, उस टेस्ट को करो। उसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में वैसे क्वेश्चन है। आइडिया लगेगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, मिलते जुलते वैसे ही घुमा फिरा के वही क्वेश्चन आएंगे। उस टेस्ट से ना आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। आपको पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। और कहीं पे फंसे, कोई चीज नहीं समझ आ रही, तो भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। एक फीचर है वहां पे, बहुत ही बढ़िया सा फीचर है, आस्क इट करके। जहां भी फंस रहे हो, एक वर्ड में भी फंस रहे हो, एक लाइन में फंस रहे हो, उसको पूछो, आपको पूरा अच्छे से वो एक्सप्लेन कर देगा। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। लाइव प्रोसेस का देखो, ये ट्रेंड एनालिसिस मैंने बनाया है। इसको देखो, 23, 24 और 25 में 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर के कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं वो आपको दिखा रखा है। तो एक बात नोटिस करो, जो 1 नंबर वाला क्वेश्चन है, एमसीक्यू की बात कर रही हूँ मैं, आपको पता है ना सीबीएसई में एमसीक्यू जरूर पूछे जाते हैं। तो वो एमसीक्यू के तीनों साल में क्वेश्चन आए हैं और लाइव प्रोसेस से आया ही आया है। 23, 24 में तो 2-2 क्वेश्चन आए। तो आप ये समझ रहे हो, इतने सारे चैप्टर है हमारे, मतलब पूरा साइंस, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, उसमें आपके बायो में लाइव प्रोसेस से 1 नंबर मतलब एमसीक्यू पूछा ही पूछा जाता है। और 2 नंबर के भी पूछे जा रहे हैं, 3 नंबर के भी पूछे जा रहे हैं, 4 और 5 के इतने नहीं पूछे जा रहे, बट इस साल हो सकता है पूछा जाए, है ना। तो इसीलिए आपके एमसीक्यूज तो है ही इंपॉर्टेंट, बाकी 2 नंबर 3 नंबर के भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। तो अगर आप लाइव प्रोसेस को हम देखते हैं, लाइव प्रोसेस को हम पूरे चैप्टर का सिलेबस जो है 4 आपके मेजर टॉपिक में हम डिवाइड कर देते हैं, जिसमें आपका न्यूट्रिशन आता है। ठीक है, न्यूट्रिशन जो है आपका, उसमें हम लोग प्लांट और एनिमल न्यूट्रिशन पढ़ते हैं, है ना। रेस्पिरेशन हम पढ़ते हैं, ट्रांसपोर्टेशन हम पढ़ते हैं और एक्सक्रीशन। ये 4 लाइफ प्रोसेस जो है हम पढ़ेंगे आज। हम इनके ही रिलेटेड, इन चारों से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। बाकी क्वेश्चन आपको पता है, सारे क्वेश्चन हम एक वीडियो में कवर नहीं कर सकते बच्चों, इसीलिए आपको खुद जाके क्वेश्चंस करने हैं, टेस्ट देना है। मैं सिर्फ बोलने के लिए आपको नहीं बोल रही हूँ कि आपको जाके टेस्ट देना है आप पे, ये आपको एक्चुअली हेल्प करेगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस किया उतना आप कॉन्फिडेंट रहोगे पेपर में कि अरे ये तो मैंने किया हुआ है तुरंत। कई बार ऐसा होता है, देखा देखा क्वेश्चन आता है, क्योंकि सीबीएसई बहुत ऐसे कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं दे देगा, पहले जो पूछा जा रहा है उससे रिलेटेड ही देगा। तो जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिया और वैसे भी क्वेश्चन कर लिया, तुरंत ऐसे ही आंसर आप कर पाओगे। तो टेस्ट जाके जरूर देना है। ठीक है, चलो तो न्यूट्रिशन से स्टार्ट करते हैं। पहले प्लांट न्यूट्रिशन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आया था आपके 2024 में, स्टोमेटा के ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, तो स्टोमेटा जो है आपको पता है, पोर्स होते हैं लीव्स के अंदर, छेद बोलते हैं जिनको हम। ठीक है, और ये पोर्स का मतलब क्या है, ये देखते हैं, मतलब ये गैसेस और वाटर का एंट्री और एग्जिट देखते हैं कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर आना है, बाहर जाना है, और साथ साथ पानी की एंट्री और एग्जिट। अब इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग जो है वो कौन चेक करता है कि कैसे ओपन और ये क्लोज होंगे, तो किडनी शेप गार्ड सेल्स होते हैं। अब इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि स्टोमेटा क्लोज कब होगा, है ना। तो उसके हमें 4 वो दिए हैं पॉइंट्स, और फिर देखना है कि कौन कौन से सही हैं। तो बोल रहे स्टोमेटा क्लोज कब होगा, इट नीड्स कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, it does not need carbon dioxide for photosynthesis, water flows out of the guard cell, water flows into the guard cell। अब देखो, जैसे मैंने बताया, ये पोर है, ये दिख रहा है आपको, ये स्टोमेटल पोर है, और ये है आपके गार्ड सेल। खुलेगा कब,
जब इसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड क्यों चाहिए? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। फोटोसिंथेसिस मतलब जो प्लांट यूज करते हैं अपना खाना यानी ग्लूकोज बनाने के लिए, है ना। तो ये ओपन होगा। ओपन कैसे होगा? देखो गार्ड सेल्स जो हैं वो पानी को गेन करते हैं, मतलब उनके अंदर पानी फ्लो करता है जिससे वो ऐसे फूल जाते हैं। और जब वो फूल जाते हैं, इसको ध्यान से देखो, ये स्टोमेटल पोर खुल जाता है। और जब उसको क्या करना है, उसको ऑक्सीजन मिल गया, उसको कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, वो खुल गया। जब उसको नहीं चाहिए तो वो क्लोज होगा। क्लोज कैसे होगा? गार्ड सेल्स अपना पानी लूज कर देंगे। पानी लूज कर देंगे तो उसे पिचक जाएंगे, एकदम श्रिंक हो जाएंगे और पोर क्लोज हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो प्लांट स्टोमेटा खुलता कब है? जब उसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है ना। कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है तब। और जब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए होता तब वो क्लोज होता है। ओपनिंग क्लोजिंग कैसे होती है? जब गार्ड सेल को पानी अंदर जाता है उनके, तब वो फूल जाते हैं, स्टोमेटल पोर खुल जाता है। जब वो पानी को लूज कर देते हैं, पानी बाहर निकल जाता है, फ्लैसिड माने श्रिंक हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं, जिससे स्टोमेटल पोर क्लोज हो जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, व्हेन इट डज नॉट, जब नीड कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए। और जब वाटर जो है फ्लोज आउट ऑफ द गार्ड सेल से पानी बाहर निकल जाता है। ठीक है, स्टोमेटा वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको करना है, आपको ध्यान से समझ लेना है, जरूर आता है इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब ये देखते हैं फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स पे ये क्वेश्चन है। आपके एनसीईआरटी में भी ये स्टेप्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करे गए हैं, तो इन पे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ जाता है। ठीक है, तो इसमें बोला गया है कि आपको इवेंट्स जो हैं फोटोसिंथेसिस के उनको अरेंज करना है सीक्वेंस में। अगर आपको याद हो फोटोसिंथेसिस, पहले जैसे मैंने बताया फोटो माने लाइट, सिंथेसिस का मतलब बनाना। ठीक है, तो लाइट को यूज करके खाना बनाना। खाना किसे बनाता है? प्लांट ग्लूकोज बनाता है। तो इसके स्टेप्स क्या है? सबसे पहले लाइट के बिना फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं सकता। और प्लांट ही क्यों कर पा रहा है ये प्रोसेस? क्योंकि उसके पास एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल जो होता है, ये सिर्फ ये नहीं कि प्लांट को ग्रीन कलर देता है। बचपन जब पढ़ा है ना, आप सबने रटाया रे ग्रीन कलर प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है। बट क्यों भाई? फोटोसिंथेसिस ग्रीन कलर का प्लांट ही क्यों कर पा रहा है? और क्लोरोफिल का काम सिर्फ ग्रीन कलर देना है? नहीं, क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन कलर दे रहा है, वो इसका एक फीचर है, लेकिन उसका काम क्या है? वो लाइट एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है। इसीलिए जिसके पास भी क्लोरोफिल का पिगमेंट होगा वही फोटोसिंथेसिस कर पाएगा, क्योंकि वही लाइट एनर्जी को अब्सॉर्ब कर पाएगा। तो फोटोसिंथेसिस के जो रॉ मटेरियल है जिससे वो करता है, क्या है उसका कच्चा मटेरियल? रॉ मटेरियल क्या है उसका? वाटर एंड जो है आपकी लाइट, और उस कार्बन डाइऑक्साइड और लाइट को तो वो यूज करता है। ठीक है, तो रॉ मटेरियल हो गया वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। तो वाटर उसको रूट से मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड अभी हमने देखा स्टोमेटा से उसको मिल गई। लेकिन अब ये रॉ मटेरियल को पकाए कैसे? पकाने के लिए चाहिए लाइट एनर्जी। खाना पकाते हैं हम घर में, कच्ची सब्जियां ले आए, ऐसे पक जाएंगे? क्या करना है? हीट एनर्जी देते हैं ना उसको। ऐसे इसको भी वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया अपना रॉ एनर्जी, रॉ मटेरियल। लेकिन अब ये करेगा क्या? अब ये करेगा फोटोसिंथेसिस, जिसके लिए इसको चाहिए लाइट एनर्जी। तो क्लोरोफिल ने क्या करा? लाइट एनर्जी अब्सॉर्ब कर दी। तो कहानी स्टार्ट होगी लाइट एनर्जी से। लाइट एनर्जी अब्सॉर्ब हो गई। अब उसके बाद क्या होता है? ये लाइट एनर्जी जो है ये कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। ठीक है, ये प्लांट के अंदर कैपेबिलिटी होती है, वो कर लेता है, वो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। अब ये जो केमिकल एनर्जी को यूज करके जो पानी उसने अब्सॉर्ब किया था रूट से, उसको वो ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है। किसमें? पानी किससे बना है? क्या है? अगर हम केमिकल फॉर्मूला देखते हैं, H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो उसको ब्रेक करता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। अब याद करो, अभी हम स्टोमेटा में देख रहे थे, कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया बनाने के लिए ग्लूकोज, और निकालता क्या है? ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन जो इसने बनाई ना, ये बाहर निकाल देता है प्लांट, उसको नहीं चाहिए, पर वो किसको चाहिए? हमें चाहिए। तो इसीलिए प्लांट से हमें मिलती है ऑक्सीजन। ठीक है, तो कुछ रटना नहीं है यहाँ पे, सब सारा हमारा जो है लॉजिक से सारी चीजें चल रही हैं। अब ऑक्सीजन रिमूव हो गई, बाहर निकाल दी उसने, हाइड्रोजन उसके पास है। यही हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड करता है। इसको हम रिडक्शन कहते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, रिडक्शन का जो रिएक्शन होता है जिसमें हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो आपका कार्बोहाइड्रेट यानी कि आपका ग्लूकोज बनता है। तो अगर हम स्टेप्स देखेंगे, सबसे पहले देखो बच्चों क्या हो रहा है? लाइट एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है, क्लोरोफिल अब्सॉर्ब करता है उसको, लाइट एनर्जी अब्सॉर्ब हो गई। अब उस लाइट एनर्जी को
तो सी हमारा सबसे पहले हो गया। फिर उसके बाद हमने उस प्लांट ने उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया और वही केमिकल एनर्जी को यूज करके वो वाटर जो होता है पानी उसको तोड़ता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन लिबरेट हो गई, हाइड्रोजन को यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कराया, बाइंड उसमें ऐड करा और आपका ग्लूकोज यानी C6H12O6। तो ये जो O है ना ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला है, ऑक्सीजन का नहीं है, वो तो चला जाता है। तो हमारा क्या इसमें होगा, तो हम देख सकते हैं सबसे पहले लाइट एनर्जी अब्सॉर्ब होगी, फिर उसके बाद वाटर टूटेगा, फिर आपका ग्लूकोज फाइनली बनेगा। तो हमारा सही हो गया रिएक्शन CAP। समझ आ गया सबको, फोटोसिंथेसिस हमारा खत्म यहाँ पर। चलो अब बात करते हैं ह्यूमन न्यूट्रिशन, हमारे अंदर कैसे चीजें हो रही हैं, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये तो देखो हम रोजमर्रा की जिंदगी में फील भी करते हैं, खाना खाते हैं, हमको पता है कि हमारी बॉडी में वो डाइजेस्ट हो रहा है ना, लेकिन आप सबको पता ही होगा, हम पहले ही पढ़ चुके हैं इस चीज को कि इसमें रोल किसका होता है, कौन कराता है हमारे बॉडी में ये डाइजेशन। इसमें रोल होता है एंजाइम्स का, ठीक है। और ये एंजाइम्स जो हैं आपके जितने भी कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स हैं जो आप खाते हो, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, ये हमारी बॉडी डायरेक्टली इनको नहीं अब्जॉर्ब कर सकती, इनको हमें तोड़ना पड़ता है ऐसी फॉर्म में जो हमारी बॉडी अब्जॉर्ब कर सके। जैसे कि ग्लूकोज हमें मिलता है कार्बोहाइड्रेट से, अमाइनो एसिड हमें मिलते हैं प्रोटीन से, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल हमें मिलता है फैट से, ठीक है। अब इसको ब्रेक डाउन कौन करता है हमारे, अगर आपको याद हो डाइजेशन जो है हमारा उसमें दो चीजें हैं, एक आपका एलिमेंट्री कैनाल है जो माउथ से स्टार्ट होके एनस पे खत्म होता है, और आपके कुछ ग्लैंड्स हैं, उन ग्लैंड्स का क्या काम है, ग्लैंड्स का काम है अपनी सिक्रीशन देना जिनके अंदर प्रेजेंट है एंजाइम्स। तो हम यहीं से देखते हैं, ये क्वेश्चन पूरा उसी पे बेस्ड है। शुरुआत करते हैं माउथ से। मुंह में आपके प्रेजेंट होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, नाम से पता चल रहा है सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं वो सिक्रीट करते हैं सलाइवा जिसके अंदर होता है सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम, ठीक है। सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम जो है बच्चों सब याद रखेंगे, रटने की कोई जरूरत नहीं है, नाम से सब नाम से कनेक्टेड है बायो में। माउथ में हो गया सलाइवा, है ना, सलाइवा हम सबको जो भी खाना खाते जब कोई बढ़िया चीज दिखती है तो एकदम से मुंह में पानी आ जाता है ना, वो पानी क्या है, वो सलाइवा ही है। अब ये सलाइवा में जो सलाइवरी अमाइलेज याद रखना, ये जो एंजाइम है ना ये हमेशा ही एक्ट करता है, तोड़ता है कार्बोहाइड्रेट्स को। अमाइलेज वर्ड को याद रखना है, कार्बोहाइड्रेट से जुड़ा हुआ वर्ड है, ठीक है। तो सलाइवरी अमाइलेज जो है, इसीलिए अब हम इसको बहुत इजीली देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपका जो कॉम्प्लेक्स फूड है, कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च है, उसको एक सिंपलर शुगर में ब्रेक डाउन करता है। तो माउथ में सलाइवरी अमाइलेज जो कहाँ से प्रेजेंट है, वो सलाइवा में प्रेजेंट है, सलाइवरी ग्लैंड ने उसको निकाला है, हो गया। चलो अब माउथ में मतलब आपका कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन शुरू हो गया, खत्म नहीं हुआ, सबको पता है खत्म नहीं हुआ, खत्म कहाँ होगा अभी देखेंगे कहाँ खत्म होगा। अब वहां से गए ईसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होती है, वहां बस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, ऐसे कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन, ताकि खाना नीचे मूव कर सके। अब पहुंच गया स्टमक में। अब स्टमक में अगर आपको याद हो तीन चीजें सिक्रीट होती थी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक एंजाइम और एक आपका म्यूकस। म्यूकस आपकी जो स्टमक की लाइनिंग है उसको प्रोटेक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के एक्शन से। अभी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये बड़ा ज़रूरी है, एक तो ये आपके जो भी कोई खाने में अगर बैक्टीरिया आ रहा है तो उसको मारेगा, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी वो आपके स्टमक में जो एंजाइम है, जैसे हम बोलते हैं पेप्सिनोजन एंजाइम, उसको एक्टिवेट करता है पेप्सिन में, क्योंकि ये एक इनएक्टिव एंजाइम होता है पेप्सिनोजन, इसको आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेप्सिन बनाता है। अब पेप्सिन याद रखो, पी फॉर पेप्सिन, और पेप्सिन जो है प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। अब जो भी एंजाइम प्रेजेंट होगा, जिस भी मॉलिक्यूल के लिए प्रेजेंट होगा वही ब्रेक डाउन होगा। तो स्टमक में कार्बोहाइड्रेट और फैट की डाइजेशन नहीं होगी, किसकी डाइजेशन होगी, प्रोटीन की डाइजेशन होगी। क्यों भाई, क्योंकि प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम प्रेजेंट है, वो है पेप्सिन। तो स्टमक के अंदर पेप्सिन होता है। पेप्सिन क्या करता है भाई, पेप्सिन ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में, ये सिंपलर प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। धीरे धीरे टूटेगा, ऐसे नहीं सीधा अमाइनो एसिड मिल जाएगा, धीरे धीरे टूटेगा। अब आ जाओ भाई, स्टमक के बाद जाएंगे आप
आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन होती है साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, सब कुछ कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है यहाँ पे और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन भी यही होती है, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसके पास अपने ग्लैंड्स हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसको 2 और ग्लैंड्स की सिक्रीशन मिलती है, वो होता है लिवर और आपका पैनक्रियास। अब एक बात सब लोग याद रखना, जो लिवर है ना वो जो एक ऐसा ग्लैंड है, तो लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी का, बिजिएस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी का, बहुत काम करता है बेचारा, आपके हार्ट, ब्रेन, किडनी, सबसे ज्यादा काम आपका लिवर करता है। लेकिन लिवर जो सिक्रीशन, क्या सिक्रीशन देता है लिवर, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। लिवर बनाता है बाइल, बाइल जूस बनाता है, ठीक है, ये बनाता है और उसको गॉल ब्लैडर में दे देता है, वो उसको कंसंट्रेट करता है, जब उसको सिक्रीट करना है वो कर देगा। लेकिन बाइल जूस के अंदर कोई डाइजेशन के लिए एंजाइम नहीं होता, लेकिन फिर भी बाइल जूस बहुत ही ज्यादा जरूरी है, किसके लिए, फैट्स की डाइजेशन के लिए, क्योंकि वो फैट्स का इमल्सिफिकेशन करता है। इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, फैट जो है बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इमल्सिफिकेशन का मतलब है बाइल इनको छोटे छोटे बॉल्स में ब्रेक डाउन करता है ताकि इनका डाइजेशन आसानी से हो सके। ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है फैट्स के डाइजेशन के लिए। अगर ये स्टेप नहीं होगा तो फैट्स के ऊपर एंजाइम एक्ट ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो लिवर डायरेक्टली डाइजेशन नहीं करता, लेकिन लिवर के बिना फैट की डाइजेशन तो नहीं हो सकती। अब पैनक्रियास की बात करेंगे। पैनक्रियास जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग ग्लैंड है, स्टमक के नीचे होता है। इसका काम क्या होता है, ये आपके प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, तीनों की डाइजेशन के लिए एंजाइम सिक्रीट करता है। कहाँ सिक्रीट करता है, ये सिक्रीट करता है आपके जो जी आपके स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर, ठीक है। तो पैनक्रियास की बात करेंगे। पैनक्रियास एक एंजाइम सिक्रीट करता है जिसको हम बोलते हैं लाइपेज। लाइपेज ही जो है उसी के एक्शन के लिए एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन होता है। लाइपेज फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम है, वो फैट्स को ब्रेक डाउन करता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। तो अगर हम देखेंगे इसमें, माउथ में सलाइवरी अमाइलेज जो स्टार्च को शुगर बनाएगा, स्टमक में पेप्सिन जो प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करेगा, लिवर सिक्रीट करेगा बाइल जो फैट की मल्टीप्लिकेशन करेगा, पैनक्रिया सिक्रीट करता है लाइपेज एंजाइम जो फैटी एसिड में तोड़ता है फैट्स को, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। चलो अब बात करते हैं दूसरे लाइफ प्रोसेस के बारे में, यानी रेस्पिरेशन। अब भाई रेस्पिरेशन है क्या, खाना खाया, हम बचपन से एक बात पढ़ते आ रहे हैं कि ग्लूकोज से हमको एनर्जी मिलती है, पढ़ा है ना सबने, ये तो छठी क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं, है ना, कि ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिलती है। बट ये एनर्जी मिलती कैसे है भाई, ग्लूकोज कैसे एनर्जी दे रहा है। और हम बच्चों को क्या लगता है, ऐसे मुझे भी बचपन में लगता था जब तक मैंने सही से नहीं पढ़ा था, कि रेस्पिरेशन होता है जो आपने ना एयर अंदर ली है बाहर छोड़ी है, बट वो तो ब्रीदिंग होता है, सांस अंदर लेना बाहर छोड़ना। तो रेस्पिरेशन क्या है, ब्रीदिंग रेस्पिरेशन का ही एक पार्ट है। जो आप एयर अंदर लेते हो उसमें जो ऑक्सीजन आपने ली है उस ऑक्सीजन को यूज करके ही आप ग्लूकोज को तोड़ते हो और फिर रिलीज होती है एनर्जी। और इसको हम समझते हैं इस क्वेश्चन के थ्रू। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि जब ग्लूकोज टूटता है ना, तो वो एक ग्लूकोज क्या है, 6 कार्बन कंपाउंड है, 6 कार्बन से बना हुआ है। पहले तो वो 2 मॉलिक्यूल बनाता है एक 3 कार्बन कंपाउंड के, जिसको बोलते हैं पायरुवेट। ये सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। अब डिपेंड करेगा कि उसको ऑक्सीजन मिल रही है या उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही या उसको कम ऑक्सीजन मिल रही है। इन तीनों केसेस में आपको अलग अलग प्रोडक्ट मिलते हैं, लेकिन एक चीज कॉमन है, क्या, तीनों ही केस में एनर्जी तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। ग्लूकोज टूटेगा तो एनर्जी मिलेगी, लेकिन ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है तो ज्यादा एनर्जी मिलती है, कम होती है या तो कम मिलती है, और नहीं होती तो और कम ही मिलती है, ठीक है। तो 3 केसेस हैं। जो हमारी बॉडी का केस होता है उसमें 2 केस पॉसिबल है। एक जो हमारे सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है जहां भरपूर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है, तब जब ग्लूकोज पायरुवेट में तो टूटेगा ही टूटेगा, उसके बाद ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तो वो क्या बनाएगा, वो है सी। अब हमें देखना है वो क्या बनाएगा। दूसरा केस होता है जब आप मान लो कोई फिजिकल एक्टिविटी कर ली, स्पोर्ट्स डे था, खूब खेले, 4-5 महीनों से तो कोई ज्यादा एक्टिविटी नहीं कर रहे थे, अब सडनली बहुत ज्यादा खेलना शुरू कर दिया। अब जब खेला तो मसल्स में ऑक्सीजन की कमी हो गई, क्योंकि पहले तो ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा आ रही थी, है ना, लेकिन अभी एकदम से डिमांड बढ़ गई ऑक्सीजन की, क्योंकि बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर ली। तो वो डिमांड बॉडी को तो देने में टाइम लगेगा ना, तो टेम्पररीली कुछ देर के लिए आपके मसल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है।
ऐसा नहीं है, बॉडी में प्रेजेंट है, लेकिन मसल्स क्या एकदम से एक्टिविटी करते हैं तो उनका ऑक्सीजन डिमांड सडनली बहुत तेजी से बढ़ जाता है, पर बॉडी को उस डिमांड को सप्लाई देने में थोड़ा तो समय जाएगा, और वो जो गैप होता है उसी में क्या होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे कुछ और बनता है और ये हमारे मसल सेल्स में होता है। बाकी कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जैसे यीस्ट, वो तो बिना ऑक्सीजन के ही रेस्पिरेशन कर लेते हैं। जब वो ब्रेक डाउन करते हैं ग्लूकोज को, पायरुवेट को, तो वो क्या बनाते हैं, हमें वो देखना है। तो चलो इसको देखते हैं और फिर हमें आइडेंटिफाई करना है कि ABC क्या होगा, इन तीनों सिचुएशन में क्या क्या चीजें बनेंगी। तो ये हमारे ऑप्शंस हैं। तो चलो पहले समझते हैं, फिर हम इसका आंसर देखेंगे। तो जब पायरुवेट, तो मैंने बोला कि बनेगा ही बनेगा, साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज टूट गया पायरुवेट में। अब ये पायरुवेट का क्या होगा, अगर उसको ऑक्सीजन मिलेगी, मतलब हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में, तो वो क्या बनाता है, वो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। और देखो कितनी ज्यादा एनर्जी, 38 ATP। ATP यानी एनर्जी करेंसी, ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे लैक ऑफ ऑक्सीजन की हमारे मसल सेल्स में, तो क्या बनता है, तो बनता है लैक्टिक एसिड। और ये लैक्टिक एसिड पता है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जब बहुत ज्यादा टाइम बाद दौड़ो तो मसल्स में जो दर्द उठता है, वो जो मसल क्रैम्प्स जिन्हें हम कहते हैं, वो इसी लैक्टिक एसिड की देन है, ठीक है। तो ये लैक्टिक एसिड जो बनता है, ये लैक ऑफ मसल्स, लैक ऑफ ऑक्सीजन की सिचुएशन जो है मसल्स में होती है, उसमें बनता है। एनर्जी इसमें भी बनेगी, लेकिन उतनी नहीं बनेगी, देख सकते हैं कितना डिफरेंस है। तीसरा केस, जैसे यीस्ट एक ऑर्गेनिज्म है जिसमें एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, उसके अंदर क्या बनता है, देखो बनता है इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी यहाँ पे बहुत कम बनता है। और ये जो प्रॉपर्टी है, इसी की वजह से हम यीस्ट को बेवरेज इंडस्ट्री मतलब अल्कोहल प्रोडक्शन में भी यूज करते हैं। ये 8वीं क्लास में आप सबने पढ़ा होगा, है ना। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ भी बनी, एनर्जी बनी, बट काफी कम मिली। तो हमें पता चल गया कि क्या होगा आपका ए, मतलब कौन सा ए क्या था, यीस्ट वाली सिचुएशन, तो वहां बनेगा इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। बी था मसल्स वाली सिचुएशन, लैक ऑफ ऑक्सीजन, वहां बनेगा लैक्टिक एसिड और एनर्जी। और सी है आपका माइटोकॉन्ड्रिया वाली सिचुएशन, जहां पे ऑक्सीजन अच्छी खासी अवेलेबल है, वहां बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एनर्जी तो बनेगी ही बनेगी, बाकी किसी ऑप्शन में ऐसा नहीं था, तो हमने इसको अप्रोप्रिएट सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। चलो, तो हमने देख लिया भाई कि ये प्रोसेस हो गया आपका कि आपको मिल गई एनर्जी। ग्लूकोज कैसे टूटा हमने वो समझ लिया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कार्टिलेजिनस रिंग्स आर प्रेजेंट इन द ट्रेकिया, जो क्यों प्रेजेंट होता है। अब ट्रेकिया क्या है, देखो आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो किससे स्टार्ट होता है, आपकी नोज से, नाक से आपने हवा ली, ठीक है, वहां से उसके बाद वो जाता है फेरिंग्स। फेरिंग्स एक कॉमन पैसेज होता है, एक कॉमन नली आप बोल सकते हो, जिससे खाना भी आपका निकलता है, पानी भी और एयर भी। ये आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, एलिमेंट्री कैनाल उसका भी पार्ट है और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का भी पार्ट है। वहां से जाता है ये लैरिंग्स में, लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स कहते हैं, है ना। उसके बाद ये जाता है ट्रेकिया में, ट्रेकिया को हम विंड पाइप भी कहते हैं। फिर वहां से ये जाएगा ब्रोंकाई में, फिर ब्रोंकायोल्स, और लास्ट में आपका एल्वियोलाई। ये जब ब्रोंकाई में डिवाइड होता है लेफ्ट और राइट, तो यहीं से आपका ये डिवीजन हो जाता है लंग्स के अंदर। अब देखो एयर पास कर रही है ना, तो जब ऐसा भी टाइम हो सकता है जब एयर उसमें नहीं है, सांस लेने और छोड़ने में बीच में एक ऐसा टाइम आता है जब एयर वहां नहीं होती। अब ये ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर, अगर एयर इसमें नहीं है तो ये एकदम से कोलैप्स हो सकती है, फट सकती है। तो ये फटने को ही प्रोटेक्ट करने के लिए इसके अराउंड ये जो ट्रेकिया है आपका, विंड पाइप है, ये सी शेप्ड कार्टिलेज की रिंग्स होती हैं, जो इसको एयर ना होने, टेम्परेरीली जो बीच में एयर ना होने के लिए जब नहीं होती तो उसकी कोलैप्सिंग को ये बचाता है। तो ये देखो कुछ ऐसा दिखता है, ये आपका ट्रेकिया है, ये देखो सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग्स होती हैं, ऐसे दिखती होती हैं, जो ये ध्यान रखती है कि जब एयर इसमें नहीं प्रेजेंट है तो ये फटे ना। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका CBSE PYQ का क्वेश्चन है, ये भी बड़ा जरूरी क्वेश्चन है। ये आपके ब्रीदिंग मैकेनिज्म पे है कि जब आप सांस लेते हो अंदर और बाहर छोड़ते हो तो ये कैसे होता है। तो ये कैसे होता है, चलो इसको देखते हैं कि आपका जो ब्रीदिंग है, मतलब आप अंदर सांस ले रहे हो, उसको हम बोलते हैं इनहेलेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं हम उसको, इनहेलेशन या फिर इंस्पिरेशन। और जब आप सांस को छोड़ते हो बाहर, ब्रीद आउट जिसे हम कहते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सहेलेशन
एंड एक्सपायरेशन। ठीक है, अब यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को देखो, इसमें बोला गया जब आपने सांस अंदर ली है तो रिब्स और डायफ्राम का उस टाइम पे क्या होगा। अब हो सकता है किसी बच्चे को रिब्स और डायफ्राम नहीं पता हो, चलो अभी तो मैं बता देती हूँ। लेकिन अगर मान लो कोई क्वेश्चन करते करते आप किसी वर्ड में फंस गए, हो सकता है ना कि कोई वर्ड में फंस गए, तो हमें कौन सा फीचर यूज करना है, आस्क इट का फीचर यूज करना है। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन आंसर हम इसलिए नहीं कर पाते हैं कि हम क्वेश्चन को ही नहीं समझ पाते, और इसी वजह से आता जाता कॉन्सेप्ट भी हम नहीं कर पाते। तो इसीलिए क्वेश्चन को सही समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए अगर कहीं पे भी फंसते हो, क्वेश्चन में भी फंसते हो, तो घबराओ मत, उसको आस्क इट फीचर को यूज करके समझो कि भैया तुम पूछना क्या चाहते हो, है ना, उन वर्ड्स को समझो। या फिर कोई भी ऑप्शन, अगर मान लो चारों ऑप्शन में आपको एक आंसर तो करेक्ट पता लग गया, लेकिन आपको उससे रिलेटेड बाकी ऑप्शंस के बारे में जानना है, तो वो भी आप पूछ सकते हो। लेकिन ये सब कैसे होगा, ये तभी हो पाएगा बेटा जब आप टेस्ट दोगे तभी तो पता चलेगा कि ये नहीं आता तो मुझे ये करना है। तो इसीलिए टेस्ट देना बहुत जरूरी है, इसको हल्के में मत लेना। इसलिए बार बार बोल रही हूँ, अरे मैम बोल रहे हैं क्या ही है, मुझसे लिखवा के ले लो। जो बच्चा टेस्ट दे के आएगा, जो टेस्ट दे के अपनी तैयारी करेगा, उसके नंबर उस बच्चे से ज्यादा आएंगे जो टेस्ट को हल्के में लेगा। तो इस बात को मेरी मान के चलो, ठीक है। चलो आते हैं वापस। तो ये बोल रहा है जब आप सांस अंदर लेते हो, ब्रीद इन करते हो, तो आपके रिब्स और डायफ्राम की पोजीशन का क्या होता है। तो रिब्स जो हैं वो आपके ऐसे आपके अटैच्ड होती हैं, ठीक है। आगे से जो है एक आपकी बोन होती है, यहाँ पे स्टर्नम कहते हैं उससे, और पीछे आपके बैकबोन से अटैच्ड होती है ना। और डायफ्राम क्या है, डायफ्राम जो है एक मसल है आपकी, जो आपकी जो चेस्ट कैविटी है उसका फ्लोर बनाती है। अब रेस्टिंग पे ना डायफ्राम जो है वो ऐसे होती है, डोम शेप बोलते हैं, ऐसे उठी हुई सी ऐसे होती है। जब आप सांस लेते हो तो ये डायफ्राम ऐसे फ्लैट हो जाता है, फ्लैट बन जाता है, नीचे को मूव करता है ऐसे। और रिब्स जो हैं वो बाहर को और ऊपर को मूव करते हैं। देखो सब लोग सांस लेके देखो, ऐसे लेंगे हम। अब डायफ्राम आपको नहीं दिख रहा, बट रिब्स आपको फील हो सकती है ना। तो रिब्स क्या हो रही है, देखो ऊपर और बाहर को मूव करती हैं, और जो आपका डायफ्राम है वो फ्लैट हो जाता है। तो इसमें यही बोला है कि जब आपके ब्रीद इन करते हो तो आपकी रिब्स ऊपर को और बाहर को मूव करती हैं, और आपका डायफ्राम जो है वो फ्लैट हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो चेस्ट कैविटी है उसकी वॉल्यूम बढ़ती है, और एयर जो है वो अंदर मूव करती है, ठीक है। और ब्रीद आउट के टाइम पे बिल्कुल उल्टा हो जाता है। अब सांस छोड़ के देखो, डायफ्राम वापस डोम शेप हो जाएगा, उठा हुआ सा हो जाएगा, क्योंकि वो उसकी रेस्टिंग पोजीशन है, ठीक है। रेस्ट पे, जैसे आप सांस जब नहीं ले रहे हो तो डायफ्राम ऐसा ही रहता है, सिर्फ ब्रीदिंग के टाइम पे फ्लैट होता है। और रिब्स वापस बैकवर्ड और डाउनवर्ड मूव होती है, पीछे और नीचे की तरफ, ठीक है। तो इसीलिए देख सकते हो आप, ये आपकी रिब्स है जिसके अंदर आप उसने लंग्स को होल्ड किया हुआ है। तो जब आप सांस लेते हो तो रिब्स ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ मूव करती है, और आपका जो डायफ्राम है वो फ्लैट हो जाता है, जैसे ये डोम शेप्ड है ना, ऐसे वो फ्लैट हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर, ब्रीद इन के टाइम पे आपकी लिप जो रिब्स हैं वो लिफ्ट होंगी ऊपर और बाहर की तरफ, और डायफ्राम जो है वो फ्लैट हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये हमने जाना ह्यूमन रेस्पिरेशन के बारे में। लेकिन और भी ऑर्गेनिजम्स हैं, छोटे ऑर्गेनिजम्स जो सांस लेते हैं। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया सीबीएसई में, ये क्वेश्चन कम से कम 2 से 3 बार रिपीट हुआ है। तो ये क्वेश्चन कहता है कि एजर्शन रीजन क्वेश्चन है, एजर्शन रीजन क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। अब सीबीएसई ने नए इंट्रोड्यूस करे, टेस्ट में आपको मिल जाएंगे। तो टेस्ट करते टाइम एजर्शन रीजन जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपकी और प्रैक्टिस बढ़ेगी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन रिपीटेटिवली आ रहे हैं, ठीक है। तो रेट ऑफ ब्रीदिंग ये कह रहा है एजर्शन, एजर्शन का मतलब होता है कि हम इस बात का दावा कर रहे हैं, ये हमारी बात है। क्या दावा कर रहे हैं हम, कि रेट ऑफ रेस्पिरेशन एक्वेटिक, जो एक्वेटिक पानी में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स को एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं, उनका सांस लेने, जैसे रेट ऑफ रेस्पिरेशन मतलब कि 1 मिनट में आप कितनी सांसें लेते हो। जैसे ह्यूमंस की बात करेंगे, जब आप नॉर्मल रेस्ट पे हो, आराम से, गुस्सा नहीं कर रहे हो, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, तो आप 1 मिनट में कम से कम 12 ब्रीदिंग कर लेते हो, 12 बार सांस ले लेते हो। अब ये कह रहा है कि जो पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म है वो ज्यादा तेजी से सांस ले, उनका रेट ऑफ ब्रीदिंग फास्टर होता है उन ऑर्गेनिज्म से, टेरेस्ट्रियल मतलब जो लैंड पे रहते हैं। और इसकी वजह, रीजन क्या कह रहे हैं, कि इस दावे की वजह क्या दे रहे हैं हम,
इस दावे की वजह ये है कि जो पानी में अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होती है, पानी में जो घुली हुई ऑक्सीजन है वो हाई होती है एज कंपेयर टू अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर। ये बोल रहा है कि पानी में जो ऑक्सीजन है घुली हुई वो ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, जो एयर में जो ऑक्सीजन है। तो ये बात गलत है, रीजन गलत है। देखो, पानी में ऑक्सीजन कम होती है किसके कंपैरिजन में, जो एयर में ऑक्सीजन है। क्यों? क्योंकि तभी इसी वजह से जो पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म है उनको तेजी से सांस लेनी पड़ती है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन ले सके। तो ये बात तो सही है कि जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है उनकी रेट ऑफ ब्रीदिंग जो है वो फास्टर है, वो तेजी से सांस लेते हैं, लेकिन उसकी वजह ये नहीं है कि पानी में जो ऑक्सीजन है वो ज्यादा होता है, उल्टा है। तो इसीलिए एजर्शन तो सही है लेकिन रीजन गलत है। ये बात सही है कि जो पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म है उनका सांस लेने का जो रेट ऑफ ब्रीदिंग है वो बहुत ज़्यादा तेज होता है अगर हम लैंड एनिमल से कंपेयर करें, बट उसकी वजह ये है कि पानी वाली जो ऑक्सीजन है वो कम है किसके कंपैरिजन में, एयर वाली ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ तो उल्टी बात लिखी हुई है। तो एजर्शन तो सही है आपका, बट रीजन आपका सही नहीं है। इसीलिए हम करेक्ट आंसर ऑप्शन सी को चुनेंगे। ठीक है, तो चलो हो गया हमारा रेस्पिरेशन। अब आते हैं ट्रांसपोर्टेशन पे। ट्रांसपोर्टेशन मतलब आपकी बॉडी में जो भी आपने न्यूट्रिएंट्स अभी बनाए डाइजेस्ट करके, अभी ऑक्सीजन आपने ली, उसको पूरी बॉडी में पहुंचाना है। हर ऑर्गन को ऑक्सीजन चाहिए, है ना, हर ऑर्गन को न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो ये पहुंचाएगा कौन भाई? आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। प्लांट्स में भी तो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्लांट्स में भी पानी होता है। पानी आप रूट्स में डालते हो लेकिन वो जाता कहाँ है? पूरे प्लांट को मिल जाता है। खाना लीफ में बनता है बट कहाँ पहुंच जाता है? सब तक पहुंच जाता है। तो कैसे पहुंचता है? इसमें आपके दो टिश्यूज होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। प्लांट्स में जाइलम वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कराता है और फ्लोएम फूड का ट्रांसपोर्टेशन कराता है। ठीक है, तो अभी इसके ऊपर हमें क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखना, बड़ा जरूरी क्वेश्चन है। अगेन एजर्शन रीजन क्वेश्चन है, चलो देखते हैं। एजर्शन दावा क्या है भाई? द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स इन द जाइलम इज ऑलवेज अपवर्ड। ही कह रहा है कि पानी और जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो आपको न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं? प्लांट को सॉइल से मिलते हैं। वो सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो जाइलम हमेशा ऊपर की तरफ ले जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। जाइलम का जो मूवमेंट होता है वो एक ही डायरेक्शन में होता है, एक ही तरफ होता है, नीचे से ऊपर, क्योंकि नीचे ही उसको सब मिल रहा है, रूट्स में ही उसको सब मिल रहा है। ठीक है, अब ये मूवमेंट होता कैसे है? देखो कैसे ले जा रहा है जाइलम। तो ये बात हमने देख ली कि जाइलम जो है वो ऊपर की तरफ ही लेके जाएगा, लेकिन अगेंस्ट द ग्रेविटी कैसे लेके जाएगा? ग्रेविटी तो हमेशा नीचे गिराती है, तो उसके ऊपर लेके जा रहा है, तो उसको कोई प्रेशर चाहिए, कोई फोर्स चाहिए जिसकी वजह से ये ऊपर ले जाएगा। ये फोर्स जो होता है ये होता है ट्रांसपिरेशनल पुल। ठीक है, ट्रांसपिरेशनल पुल क्या है बच्चों? हमने अभी स्टोमेटा के बारे में पढ़ा था कि स्टोमेटा खुलता है तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेनी होती है, लेकिन आपको पता है कि प्लांट के अंदर पानी भी है। अब जब छेद खुलेगा तो उसके साथ साथ आपका पानी भी जो है वो अब्जॉर्ब हो जाएगा, पानी जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा। तो ये पानी जब ये जो लॉस ऑफ वाटर होता है इसी को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं, और ये बड़ा ही ज़रूरी चीज़ है। क्यों? क्योंकि जैसे पानी ऊपर से लॉस हुआ, ऊपर पानी कम हो गया, नीचे ज़्यादा है, तो एक डिफरेंस बन गया, ऊपर पानी ज़्यादा नीचे कम, तो एक प्रेशर, एक ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप होता है। ये जो प्रेशर है आपका, यही ट्रांसपिरेशनल पुल है, इसको सक्शन पुल भी कहते हैं। ये एक जो है डिफरेंस बनने की वजह से पानी ऊपर खिंचता है, लेकिन पानी को लेके कौन जा रहा है? पानी को लेके जा रहा है जाइलम। ठीक है, तो ये जो अपवर्ड मूवमेंट है वाटर की वो प्रेशर की वजह से होती है जो ट्रांसपिरेशन बनाता है। तो दोनों ही बातें सही हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं, ये इसको एक्सप्लेन भी करता है। तो इसको देखो, यहाँ पे जो पानी का लॉस हुआ स्टोमेटा की वजह से, है ना, पानी चला गया तो ऊपर जो पार्ट है प्लांट का उसमें पानी की कमी हो गई। तो ये जो कमी बनी, नीचे पानी ज़्यादा ऊपर कम, इसी की वजह से एक प्रेशर बनता है, और यही प्रेशर को ट्रांसपिरेशनल पुल कहते हैं, सक्शन पुल कहते हैं। तो जिसकी वजह से जाइलम जो है फिर पानी को ऊपर लेके जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है, क्योंकि एजर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और सिर्फ इतना ही नहीं, रीजन आपके एजर्शन, आपके दावे को जस्टिफाई भी कर रहा है। तो इसीलिए हमारा आंसर ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलो
अब हम बात करेंगे ह्यूमन सर्कुलेशन की। ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत बार बच्चे इसमें अटक जाते हैं, लेकिन आज मैं आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर करा दूंगी इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। बहुत अच्छे से हम इसको समझ लेंगे कि आप कभी भी इसको जीवन भर भूलोगे ही नहीं। और इस पे भी क्वेश्चन आता ही आता है, घुमा फिरा के किसी ना किसी सेट में आपको इसे क्वेश्चन दिख जाएगा, ठीक है। तो ये भी PYQ क्वेश्चन है आपका। ये क्वेश्चन आपका जो है वो ह्यूमन सर्कुलेशन के ऊपर है। इसमें आपका हार्ट जो 4 चेम्बर स्ट्रक्चर है, 4 उसमें चेम्बर्स होते हैं, लेफ्ट और राइट अलग अलग होता है, ऊपर नीचे अलग होता है। तो अगर आप बेसिक स्ट्रक्चर हम हार्ट का देखेंगे तो हार्ट जो है, जो अपर चेम्बर्स होते हैं उनको हम एट्रियम कहते हैं, लोअर चेम्बर को हम वेंट्रिकल कहते हैं, ठीक है। वेंट्रिकल्स जो हैं आपका लोअर चेम्बर्स हैं, तो लेफ्ट और राइट में जो है अलग अलग हो रखा है। तो ये है आपका लेफ्ट एट्रियम, ये है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, ये है आपका राइट एट्रियम और ये है आपका राइट वेंट्रिकल, ठीक है। तो हमेशा याद रखो जो लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट होता है ना, वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जिस ब्लड में ऑक्सीजन ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड कम है। तो लंग्स जो होते हैं आपके, वहाँ से आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेफ्ट एट्रियम में आता है। लेफ्ट एट्रियम उसको लेफ्ट वेंट्रिकल को देता है और लेफ्ट वेंट्रिकल फिर उसको पूरी बॉडी में भेज देता है। तो यहाँ पे आपकी एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टरी होती है जिसको हम आयोटा कहते हैं, और आयोटा जो है वो पूरी बॉडी में फिर आपका ऑक्सीजन वाला ब्लड ले जाती है। अब बॉडी के अंदर ऑक्सीजन पहुंच गई, कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी, देखा था ना रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी, हमने देखा था। अब ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के लिए ठीक नहीं है, तो उसको बाहर निकालना है ना। तो कैसे बाहर निकालेंगे? तो बॉडी से, अब बॉडी में ऑक्सीजन जो ब्लड में ऑक्सीजन थी वो बॉडी में गई, सारे ऑर्गन्स में गई, ऑर्गन्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो ब्लड में गई। तो यहाँ से अब जो ब्लड है जिसको हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कह सकते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब है कि ऑक्सीजन कम है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, ठीक है। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है आपका वो जाता है राइट साइड में, और यहाँ पे होती है एक वेन। हमेशा याद रखना है बच्चों, आर्टरी हमेशा ब्लड हार्ट से दूर लेके जाएगी, वेन हमेशा हार्ट की तरफ लेके जाएगी। तो अयोटा आर्टरी थी, वो हार्ट से बॉडी की तरफ गई। अब बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आएगा आपका राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल। अच्छा, कौन सी वेन लेकर आती है? उसको बोलते हैं वेना कावा, ठीक है। वेना कावा आपका जो है राइट एट्रियम में ले आई, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से फिर जो आपका ब्लड है वो फिर जाएगा आपका लंग्स में वापस। तो अगर हम इन स्टेटमेंट्स को देखेंगे यहाँ पे, तो आप इसको हम यहाँ पे देख भी सकते हैं। ये आपका राइट साइड पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, वहाँ से जो है वो जाता है आपका लंग्स में, ठीक है, ताकि आप कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकाल सको थ्रू लंग्स। ये चला गया आपका पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू आपका लंग्स में। और लेफ्ट साइड में, लेफ्ट एट्रियम में आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, रेड से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको, ठीक है। और वहां से वो गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से वो जाता है पूरी बॉडी में थ्रू आयोटा। तो हमारे करेक्ट स्टेटमेंट हुई स्टेटमेंट बी, और सी हमें ट्रू स्टेटमेंट निकालनी थी। क्या? लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल में, और वहां से वो पूरी बॉडी में जाता है थ्रू आयोटा, ठीक है। और सी क्या है? राइट एट्रियम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है वेना कावा से और अपर एंड लोअर बॉडी पार्ट से। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हुई, इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन सी। चलो, अब लास्ट आपका प्रोसेस है एक्सक्रीशन। देखो, इसमें हमने सारे क्वेश्चंस कवर नहीं करे हैं, काफ़ी बड़ा चैप्टर है ये, अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके छूट रहे हैं। तो वो आपको कहाँ करने हैं? लिंक में जाके टैप एंड टेस्ट में करने हैं। टैप एंड टेस्ट में जाके जब आप टेस्ट होगे तो इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आपके बच रहे हैं, और ये वाले क्वेश्चन भी वापस भी जाके आप अटेम्प्ट कर सकते हो, तो उसको जाके आपको ज़रूर करना है, ये टेस्ट देना है, ताकि आपका चैप्टर अच्छे से तैयार हो जाए, ठीक है। चलो, तो एक्सक्रीशन की बात करेंगे। अगर हम बात करते हैं, हमारा जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, वो है आपकी किडनीज, और किडनीज फिल्टर करती हैं आपके ब्लड को, जिससे फिर यूरिन बनता है। अब किडनीज के अंदर ऐसा क्या है जो फिल्ट्रेशन कर पाती हैं? उनके पास है स्पेशलाइज्ड सेल्स, जिन्हें हम बोलते हैं नेफ्रॉन्स, ठीक है। नेफ्रॉन किडनीज के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, अच्छा, नेफ्रॉन के डायग्राम के ऊपर क्वेश्चन जरूर आता है, या तो ड्रॉ करने को आएगा या फिर उसके डायग्राम, बड़ा ही जरूरी है। और बहुत बार बच्चे ऐसे होते हैं, मतलब ये डायग्राम तो आप देख लो कि इससे कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो हर नेफ्रॉन जो है उसमें कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, उसको हम बोलते हैं बोमन्स कैप्सूल, और उसके अंदर कैपिलरीज होती हैं।
एक गुच्छा सा है कैपिलरीज का, उसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। तो अगर आप डायग्राम देखोगे, ये कप शेप स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं बोमन्स कैप्सूल, जहाँ पे ब्लड का फिल्टरेशन होता है। और ये जो गुच्छा है कैपिलरीज का, इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस, जहाँ से ब्लड आता है, छनता है बोमन्स कैप्सूल से, फिर जाता है नेक्स्ट पार्ट में जिसको हम बोलते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहाँ पे जो भी ज़रूरी चीज़ें होती हैं ब्लड के अंदर, जो भी आपका फिल्ट्रेट बना है यहाँ से, वो बॉडी में वापस अब्जॉर्ब हो जाती हैं। फिर जाता है लूप ऑफ हेनले में। फिर दूसरा एक और ऐसा ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है जिसको डीसीटी कहते हैं, जहाँ पे कुछ भी अगर आपको टॉक्सिन्स ब्लड से, बॉडी से बाहर निकालने होते हैं, वो यहाँ जाते हैं। फिर ये कलेक्टिंग डक्ट में आपका यूरिन बन जाता है। यूरिन माने आपका नाइट्रोजनस वेस्ट, यूरिया प्लस वाटर, और कुछ और भी छोटी छोटी टॉक्सिन्स होते हैं, ठीक है, बट मेन आपका जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो होता है यूरिया, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन सी। तो हमने कुछ क्वेश्चंस आज करे, ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हमने आज सॉल्व करे हैं, लेकिन आपको जाकर ये बाकी सारे इस चैप्टर के क्वेश्चंस करने हैं। अगर आपको लगता है कि मैं पूरा चैप्टर पढ़ने बैठूंगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सही डिसीजन नहीं है प्रिपरेशन के लिए। एज अ टीचर मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो इस टाइम पे ज़रूरी है कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू एक रिविजन करें, तो आपका चैप्टर भी रिवाइज होगा, आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि पेपर में कैसे सॉल्व करना है। तो उसका बहुत ही सिंपल एक जो तरीका है वो है टैप एंड टेस्ट दो। टेस्ट दो, क्योंकि टेस्ट देने से एक तो कॉन्फिडेंस आएगा, दूसरा आपको आपकी कमी पता चलेगी, अरे भाई मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ। कोई चीज़ नहीं समझ आती तो बहुत ईजी है, आस्क इट का फीचर यूज़ करो। जो चीज़ नहीं समझ आ रही है, ज़्यादा ही आपके अंदर आ रहा है कि अरे इससे ज़्यादा भी जानना है, तो वो फीचर आपको और भी उससे जुड़ी हुई बातें बता देगा, है ना। कई बार ऐसा होता है ना कि अरे यार इसके और जानने का मन कर रहा है, और जानने का मन कर रहा है, तो वो फीचर इसमें भी आपको बहुत हेल्प करेगा, है ना। तो लिंक में जाके टेस्ट देना है, उसको एनालाइज करना है, देखना है कि भाई मेरी कहाँ कमी हो रही है। बाकी हम आपकी हेल्प के लिए हैं ही, ठीक है। तो मैं आपसे मिलूंगी अगले चैप्टर का प्रैक्टिस क्वेश्चंस को लेकर, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।